जय हिंद दोस्तों, नए ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10th का जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण वो शुरू करेंगे। देखिए क्या है दो चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कितना वेरिएबल है इसमें? दो वेरिएबल है। कहने का मतलब चर का मान कितना है इसमें रहेगा? दो। नाम ही है क्या इसका? दो चर वाले, मतलब एक x होगा तो एक y, या a b, इस फॉर्मेट में रहेगा, दो चर रहेगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले रैखिक समीकरण। तो जब रैखिक समीकरण जिसका पावर कितना होता है, जिसका घात एक होता है, उसे रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो देखिए अगर हम बोलेंगे यहाँ पर ax प्लस बी बराबर 0, ये हमारा क्या है? यह एक चर वाला, लिखेंगे एक चर वाला रैखिक, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। यह जो दिया हुआ है यह क्या है? एक चर वाला रैखिक समीकरण। मतलब इसमें चर कितना है? एक है। वेरिएबल कितना है? एक है। तो इसलिए यह एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। अगर इसमें चर का मान दो हो जाएगा तो दो चर वाला रैखिक समीकरण। अगर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है तो ए का मान कभी भी 0 के बराबर क्या होगा? नहीं होगा। क्या होगा? 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ए का मान आप 0 के बराबर कर दीजिएगा तो इसमें कोई मान ही नहीं निकलेगा, एक्स का कोई मान ही नहीं निकलेगा, मतलब वेरिएबल का कोई मान ही निकलेगा, क्योंकि वेरिएबल भी क्या हो जाएगा? इसमें 0 हो जाएगा। तो ये जो लिखा है उसका कोई मीनिंग ही नहीं होगा। तो समझ गए, एक्स प्लस बी बराबर 0 क्या है? एक चर वाला रैखिक समीकरण है। या एक चर वाला जहां पर, यहां लिख सकते हैं हम लोग, जहां ए बी वास्तविक संख्या, ए भी क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। या तो आप रूट में लीजिए या फ्रैक्शन में लीजिए, किसी भी में लीजिए, लेकिन क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए। ए और बी हमेशा वास्तविक संख्या होगा। समझ गए? अगर मान के चलिए उदाहरण आप लिखिएगा तो यहाँ पर 5x प्लस 10 बराबर 0, जब सॉल्व करेंगे तो 5x इसको इस साइड ले जाएगा तो -10, 5 दूनी 10, मतलब x का मान कितना होगा? -2। तो वेरिएबल का मान कितना होगा? -2। तो इस तरह से ये होता है। ये समझ में आ गया? मतलब जिस समीकरण में चर का मान एक हो और पावर एक हो उसे हम रैखिक समीकरण बोलते हैं, एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब देखिए दो चर वाला हम लिखेंगे यहाँ पर दो चर। यहाँ पर हेडिंग दिया हुआ है, दो चैप्टर का नाम ही है दो चर वाला रैखिक समीकरण। मतलब इस चैप्टर में जितना भी समीकरण होगा सब क्या होगा? दो चर वाला समीकरण का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यही हमारा क्या है? यही जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण। जैसे इसमें x का गुणांक कभी भी 0 नहीं होगा, उसी तरह इसमें भी दोनों भी चर है ना, उसका गुणांक कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर a बराबर 0 नहीं होगा, b बराबर कभी भी 0 नहीं होगा। ये ध्यान में रखना है। अगर ये दोनों 0 हो जाएगा तो एक्स वाई का मान ही नहीं निकलेगा, मतलब चर का मान ही नहीं निकलेगा। और a b क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। c भी लिख दीजिए, वास्तविक संख्या। क्या होगा? वास्तविक संख्या। तो समझ में आ गया? देखिए ये एक चर वाला हो गया, ये दो चर वाला ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो इतना समझ में आ गया। अब देखिए जब हम इसका क्या होगा, इसका अगर बोलेगा कितना हल होगा, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण में अनंत हल भी होता है। समीकरण के अनुसार क्या एक हल भी होता है और कोई हल भी नहीं होता है। तो देखिए मान लीजिए a1 है, ध्यान से, ये b1 है और ये c1 है बराबर 0 है। समीकरण फर्स्ट हुआ हमारा। ये कितना हुआ? फर्स्ट। ये a2 है x, ये b2 है y, ये c2 है प्लस 0, ये सेकेंड। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो x और y का मान क्या होगा? निकलेगा। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से विधि हम लोग प्रयोग कर सकते हैं? समीकरण को जब हम लोग सॉल्व करेंगे
दो चर वाला समीकरण को, तो उसमें किस किस विधि का प्रयोग करके हम लोग x और y का मान निकाल सकते हैं। कुछ ना कोई विधि होगा, बनाने का नियम होगा, इसमें कोई ना कुछ होगा। तो कौन सा नियम लगेगा? तो देखिए बहुत सारा विधि होता है। पहला में देखिए, पहला में हम लिख देते सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण हल करने का विधि, समीकरण हल करने का विधि। तो ये जो समीकरण दिया हुआ है, इसमें कौन कौन से विधि का प्रयोग हम कर सकते हैं? एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी में 3 ही है मेन रूप से। पहला है विलोपन विधि। क्या है? विलोपन विधि। समझ में आ गया? अच्छा देखिए, दूसरा क्या है? दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। इतना समझ में आ गया। तीसरा क्या है? तीसरा है ब्रज गुणनखंड विधि। ब्रज गुणन विधि। तो मेन रूप से क्या है? इतना ही है। अगर आप भारतीय भवन पढ़िएगा तो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रज गुणन विधि, उसके बाद क्या होता है लुप्तीकरण विधि, बहुत सारा होता है उसमें। तो इस तरह से क्या करना है हम लोगों को, इस जो तीनों दिया हुआ है विधि, उसी पर ये सॉल्व करना होगा। अब देखिए ये हमारा समीकरण हो गया, इसको या तो हम विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, इस समीकरण को या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, इस समीकरण को हम ब्रज गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं, लेकिन सबका आंसर क्या होगा? उतना ही होगा। अब देखिए समझने वाली बात है क्या, जो विलोपन विधि से हम कैसे सॉल्व करेंगे सवाल को? तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, ये डैश देखिए, विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए कोई भी हम लिख देते हैं यहाँ पर दोनों चर में से, दोनों चर क्या लिखेंगे? दोनों चर का गुणांक में से किसी एक चर का गुणांक आपस में बराबर कर, एक मिनट, विलोपन विधि, इसमें क्या करेंगे? दोनों में से एक का चर का जो गुणांक है उसका बराबर करके क्या करेंगे? उसको x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे। मान लीजिए इसमें देखिए कैसे बनाया जाता है। अगर आपको ये बात अच्छे से थोड़ा हम लिखते हैं यहाँ पर मिटा के, देखिए विलोपन विधि, पहला जो है विलोपन विधि, मान लीजिए ये ax है प्लस by प्लस c बराबर 0, और फिर 1 कर दीजिए, सब में 1 ये हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो विलोपन विधि को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं? तो विलोपन विधि के सॉल्व करने का नियम होता है, या तो आप x का गुणांक सेम कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, या तो आप y का गुणांक बराबर कर दीजिए। अगर y का गुणांक में एक प्लस है एक माइनस है तो उसको कर दीजिए तो आसान होता है, या नहीं तो x का भी गुणांक अगर दोनों प्लस में उसको भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो देखिए सबसे पहले इसको लिखेंगे a1x प्लस b1y, इसको इस तरफ ले जाएगा तो माइनस ये अचर पद होता है, पता है अचर पद, ये अचर है। अब इसको लिखिए a2x प्लस b2y, इसको तो माइनस c2। अब क्या करना, ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। अगर आपको a बराबर करना है, मतलब x का गुणांक बराबर करना है, तो नीचे वाला को ऊपर से गुना कर देंगे या ऊपर वाले को नीचे से गुना कर देंगे। अगर देखिए एक तरीका ये होता है जो a2, और ये अगर x का करना है या अगर y का करना है तो b2 b1, एक तरीका ये होता है। समझ में आ गया? कहने का मतलब अगर यहाँ पर 2x है प्लस 5y
बराबर 6 है, समझ में आ गया। और यहाँ पर x है, यहाँ पर 10y है बराबर 8 है। तो देखिए समीकरण फर्स्ट या सेकेंड, देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2x है तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, मतलब ये वाला 2 इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, x का मान बराबर हो जाएगा। अगर इसको इससे बराबर करना है तो इसको इससे गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर 3 दे दे, यहाँ पर 2 दे दे, यहाँ पर 3, तब क्या कीजिएगा, तब इस 3 को इससे गुना करना पड़ेगा और इस 2 को इससे गुना करना पड़ेगा x का बराबर करने के लिए, y को बराबर करने, इसको इससे, इसको इससे। तो इस तरह से क्या होता है, सॉल्व होता है विलोपन विधि। जब हम लोग सवाल बनाएंगे तब अच्छे से देखेंगे। अब चलिए आगे, प्रतिस्थापन विधि क्या है दूसरा नंबर में, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, मान लीजिए ये समीकरण है हमारा, ये समीकरण है, इसको इस तरफ ले जाइएगा तो -c1, ये समीकरण है फर्स्ट, क्या है फर्स्ट। सेकेंड है ये -c2। तो इसमें क्या होता है, या तो आप समीकरण 1 से x का मान निकाल लीजिए, या समीकरण 2 से x का मान निकाल लीजिए, या y का मान, दोनों में से किसी। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले इसमें समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट a1x प्लस b1y बराबर -c1। यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर c क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब अगर x का मान निकालना है तो b वाले को इस तरफ ले जाइए, तो a1x, इसको इस तरफ ले जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -b1y। अब x बराबर क्या हो जाएगा, c1, ये हो जाएगा बटा में a1, ये हमारा x का मान निकला, ये समीकरण 3। अब इस समीकरण 3 को समीकरण किस में रखना है, समीकरण 2 में मान रखना है। तो हमारा किसका मान निकल जाएगा, y का मान निकल। अब y का मान जो निकलेगा समीकरण 3 में रख देना है, तो x का मान निकल जाएगा। तो इसी तरह से सॉल्व होता है। अब देखिए एक है ब्रज गुणनखंड विधि। ब्रज गुणनखंड विधि में क्या होता है, देखिए ध्यान से, ब्रज गुणन विधि बोला जाता है, ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि में क्या होता है, यहाँ पर x होता है, यहाँ पर y होता है, और यहाँ पर 1 होता है, बीच में बराबर होता है। यहाँ पर b1 b2, फिर a1 a2, सॉरी यहाँ पर होता है c1 c2 a1 a2, और फिर यहाँ पर b1 b2। अब इसको इस तरह से लिखा जाता है, देखिए ध्यान से, इन दोनों को गुना करके, तो b1 c2, इन दोनों को गुना करके घटा दीजिए, b2 c1, सब में इसी प्रोसेस से होता है। जब लास्ट में आएगा तो इसको इसके बराबर करिए, इसको बराबर करिए, आ जाएगा x y का मान। तो चलिए अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा के। अब देखिए इसका आलेख क्या होता है, आलेख या ग्राफ बोल सकते हैं आप, आलेख। ये समीकरण है हमारा, प्लस c बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0, ये हमारा समीकरण है। तो इस समीकरण से कितने आलेख बनेगा, और उस आलेख में उसका जो रेखा होता है वो क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा, या संपाती होगा, वो देखेंगे हम सबसे पहले। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, x एक्सिस और ये y एक्सिस। अगर रेखा इस तरह से हो, ध्यान से देखिए, अगर रेखा इस तरह से हो तो ये क्या कर रहा है, यह क्या कर रहा है, यहाँ पर एक दूसरे को काट रहा है, कहने का मतलब प्रतिच्छेद कर रहा है। ये हम लिखेंगे a1x b1y प्लस c बराबर 0, इसको लिख लेंगे a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारा तो क्या है, समीकरण है। और ये समीकरण जो आपस में जो उसका जो रेखा है एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, किसी न किसी कटान बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसका हम बोलेगा रेखा क्या होगा, तो ये क्या करेगा, प्रतिच्छेदी। कहने का मतलब इसका हल कितना होगा, एक हल होगा। अब देखिए हम लिख देंगे यहाँ पर रेखाएं
छेद। अब देखिए ये 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर देखिए, 2 नंबर ये हमारा हो गया एक ग्राफ। अगर ध्यान से देखिए, अगर ये हो गया 2 समीकरण का लाइन, ये फर्स्ट वाला a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, फिर a2x b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हमारा है। तो ये जो है एक दूसरे के क्या है, समांतर है। ये जो रेखा है एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर समांतर, रेखाएं समांतर, क्या रेखाएं, रेखाएं समांतर। अब 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में अब इस समीकरण का 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में ये है हमारा, मान लीजिए एक ही पर से दोनों जा रहा है या इसी पर से दोनों जा रहा है। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, यहाँ पर लिख देंगे a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये हमारा क्या होगा, अगर एक रेखा है और उसी पर से दोबारा जाएगा तो ये क्या कहलाता है, संपाती। तो हम लिखेंगे संपाती, क्या संपाती। तो इतना समझ में आ गया किसका ग्राफ कैसा होता है। तो देखिए अब हम नीचे में लिख, यहाँ पर नहीं, बाद में हम लिख देते हैं। चलिए एक खाना बना के उसमें लिख देते हैं। देखिए ये समझ में आ गया। अगर इस तरह से दिखेगा तो समझ जाना क्या हो रहा है, रेखाएं प्रतिच्छेद हो रहा है। अगर ग्राफ इस तरह से दिखेगा तो समझ जाना रेखाएं समांतर है। अगर ग्राफ में इस तरह से दिखेगा तो समझ जाना होगा क्या है, संपाती है। तो इसलिए ये हम ड्रॉ किया है, समझ गए। ग्राफ जब सॉल्व कीजिएगा सवाल, तो अगर इस तरह से आएगा और बोलेगा इसमें रेखाएं क्या हो रहा है, तो प्रतिच्छेद हो रहा है। अगर इस तरह से आएगा तो उसमें बोलेगा तो समांतर है एक दूसरे के, इसमें बोलेगा तो ये संपाती है। समझ में आ गया इतना। अब देखिए आगे हम लोग इससे बढ़ते आगे। ये हमारा समीकरण हो गया, समझ में, ये हमारा समीकरण है। अब देखिए अगर a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 होगा, समझ में आ गया। अगर a1 बट्टा a2 बराबर नहीं, डज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, तो रेखाएं होगा क्या, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेदी बोल सकते हैं रेखाएं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये रेखाएं लिखिए हम, हल कितना होगा, एक हल, एक हल या केवल एक हल लिख सकते हैं। उसके बाद यह संगत होगा, संगत होगा। उसके बाद अविरोधी होगा, अविरोधी होगा, विरोधी। उसके बाद अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। देखिए अगर रेखा समीकरण a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होगा तो उसका रेखा प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। हल कितना होगा, एक हल होगा। वह क्या होगा, संगत होगा, अविरोधी होगा, अद्वितीय होगा। तो इतना देखिए, एक से कितना निकला, 5 निकला। उसी तरह अगर a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, अगर ये रहे, अगर ये रहे तो समझ जाना इसका क्या होगा, संपाती, संपाती। अभी ने हम यहाँ पर देखे थे लास्ट में, वह क्या था, यही था। इसका हल कितना होगा, अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अनेक हल, ये भी क्या होगा, संगत होगा। ये क्या होगा, अविरोधी या आश्रित बोल सकते हैं, आश्रित। और ये क्या होगा, इसका भी अद्वितीय है। जो यहाँ होता है ना, कहाँ गया एक हल, वो इसी को अद्वितीय हल या वही भराएगा यहाँ पर। अब ये देखिए a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर नहीं है c1 c2। अगर लास्ट में कटा रहेगा, शुरू में कटा रहेगा तो एक हल, अगर लास्ट में कटा रहेगा तो कोई हल नहीं। तो यहाँ पर होगा क्या, समांतर, रेखाएं समांतर, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इतना समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर असंगत,
संगत, ये क्या होगा, विरोधी, विरोध करेगा, ये विरोधी होगा। समझ में आ गया? तो इतना याद रखना है आप लोगों को, बस ये तीनों याद रखिएगा तो इस पे बहुत सारा सवाल आता है तो बन जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये पूरा थ्योरी हमने पढ़ लिया। अब जो आता है उससे आगे जो सवाल आता है वो लैंग्वेज वाला सवाल आता है। मान लीजिए किसी भिन्न में जोड़ना है, किसी भिन्न में से घटाना है, इसका उम्र इतना हो गया, उस पिता का उम्र पुत्र का उम्र से रिलेटेड सवाल सब आता है। तो ये थ्योरी था। अब हम लोग चलते हैं इसमें सवाल पे। चलिए अब आगे कोई समीकरण यहाँ पर लिखिए। मान लीजिए ये समीकरण है हमारा 6x + 8y, यहाँ पर -12 = 0। इतना समझ में आ गया। और यहाँ पर अगर हम लिखेंगे 9x, यहाँ पर लिखेंगे प्लस कितना 12y और यहाँ पर 16 = 0। अगर ये पूछेगा इसका कितना हल होगा, बोलेगा कितना हल होगा, हल होगा। ये समीकरण दिया हुआ है, अब बोलेगा इसका कितना हल होगा। तो अभी हमने जस्ट इसका देखे थे किस तरह से कितना हल होता है, किसका कितना हल होता है। अब देखिए मान लीजिए या तो आप लिखिए a1 के जगह पर कितना है 6, फिर b1 के जगह पर 8, c1 के जगह पर -12, इस तरह से पहले लिख सकते हैं। a2 के जगह पर 9, फिर b2 के जगह पर 12 और c2 के जगह पर -16। अब इसका कितना हल होगा ये तो हमको नहीं पता है, तो इसमें क्या करेंगे, फार्मूला ऐड करेंगे। फार्मूला पे इसको चेक करिए, पहले a1/a2 लगाइए, बराबर नहीं है b1/b2। इस पे चेक करिए, a1 का मान 6, a2 का मान 9, बराबर नहीं है। इसका मान 8 और इसका मान कितना है 12। अब सॉल्व कीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 दूनी 8 और ये कितना होगा 4 तिया 12। ये तो आपस में बराबर आ रहा है। इसका मतलब इससे भी क्या होगा, आगे वाला फार्मूला लगेगा, इस पे नहीं आएगा ये। अब चलिए आगे चलते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। इस पे फार्मूला, ये फार्मूला हो गया हमारा एक तरह से चेक करने का। अब इस पर लिखिए 6, 9 बराबर 8, 12 बराबर नहीं है -12 -16, माइनस से माइनस कट गया। अब इसको काटेंगे तो 2/3, 2 3, 4 से 4 तिया 12, 4 चौका 16। तो देखिए ध्यान से 2/3 बराबर 2/3 बराबर नहीं है 3/4। ऐसा आ गया। तो इस तरह से आता है तो कितना हल होता है इसका, कोई हल नहीं होता। क्या नहीं तो है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। उसके बाद ये होता है विरोधी, क्या होता है विरोधी, समांतर, इस तरह से होता है। तो इसी तरह से सवाल रहेगा और इस तरह के सवाल को इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर इस तरह से पूछेगा तो चेक करिए इसका कितना हल होगा, संपाती होगा या समांतर होगा या प्रतिच्छेदी रेखा होगा, तो हम लोग संगत होगा या असंगत होगा, तो इस तरह से हम लोग चेक कर लेंगे तो बन जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।